नमस्कार दोस्तों। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा। कल का जो वीडियो आया था उसमें सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हुआ था। ये इसका सेकंड पार्ट है और उसमें हमने कुछ सवाल देखे थे, उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी देखी थी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, इसमें क्या है। निम्न में से किन कोशिकाओं से मिलकर अंतःझिलिका तंत्र का निर्माण होता है। ये इस चीज़ को बताना है कि अंतःझिलिका तंत्र बनाने में कौन कौन से कोशिका अंग मिलकर ये बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने को देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम और राजधानी, या फिर अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जिकाय, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया ये मिलकर बनाते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सीसोम मिलकर बनाते हैं। लास्ट ऑप्शन है गोल्जिकाय, अंतःप्रदवी जालिका, पेरोक्सीसोम और राजधानी। कौन सा है जो अंतःझिलिका तंत्र बनाएगा? तो हम आपको बता दें कि अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम और राजधानी। अंतःझिलिका तंत्र में कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक ये सब चीज काम नहीं आते। काम क्या आते हैं इसमें? अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम और राजधानी। ये चारों कोशिका अंग क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़कर ही अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। कल जैसे हमने पढ़ा था कि अंतःप्रदवी जालिका जो भी पदार्थों का संश्लेषण करेगी वो कहाँ सेव करेगी, कहाँ करेगी? गोल्जिकाय में। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से जुड़कर कार्य को कंप्लीट करती है। ठीक है, ये जुड़कर क्या बनाती है? अंतःझिलिका तंत्र बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, यानी कोशिका भित्ति में क्या क्या काम आता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, या फिर ये सभी मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज की ही नहीं बनी होती। हम क्या पढ़ते हैं? पौधों की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन इसमें हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन भी होती है। ठीक है, हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं सेल वॉल की, सेल वॉल मान लीजिए पौधों की सेल वॉल ये है। ठीक है, इस सेल वॉल में इसकी 3 लेयर होती है, मेनली 3 लेयर होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अभी हम इसमें स्ट्रक्चर इसकी बना कर दिखाते हैं आपको। क्लियर? आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि 3 लेयर होती है। प्राथमिक, इसको 1 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो बीच का बच गया इसमें, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, और ये जो लास्ट का है अंदर की साइड वो है 3 डिग्री या तृतीयक। क्लियर? तो कोशिका भित्ति में मेनली कितनी होती है? 3 परत होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। वैसे 3 डिग्री नहीं होती, 3 परत में ये मिडिल लैमिला, ये जो बीच में बच गया ये, ठीक है, ये जो बीच में बच गया ये पार्ट कहलाती है मिडिल लैमिला। ठीक है, क्या कहलाती है? मिडिल लैमिला। इसका निर्माण कैसे होता है? सेल में कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, अदर जो भी कोशिकांग है सभी क्या करते हैं? टूटते रहते हैं, नई सेल बनती रहती है, उनकी कोशिकाएं टूटती रहती, टूट कर ये बीच में क्या होते हैं? जमा होते रहते हैं। ठीक है, जमा होकर इन पर बाद में किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम, किस चीज़ का? कैल्शियम और मैग्नीशियम का निक्षेपण हो जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का निक्षेपण हो जाता है और ये बीच में मिडिल लैमिला बना लेती है।
ठीक है। अब आपको बता दें कि ये जो 1 डिग्री है, प्राथमिक जो भित्ति है, सेम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो इस साइड है, सेम ही इस साइड रहेगी। ठीक है, इस वजह से इसको मिडिल लैमिला कहा गया है। लेकिन यदि एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए कि कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो सबसे बाहरी परत मिडिल लैमिला ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेल वॉल की हम स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ तक का यदि क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं मिडिल लैमिला सबसे बाहर होती है। फिर उसके अंदर क्या होती है? 1 डिग्री यानी प्राथमिक। उसके अंदर क्या होती है? ये 2 डिग्री। और सबसे अंदर क्या होती है? 3 डिग्री तृतीयक लेयर देखने को मिलती है। दूसरा इसमें सवाल ये आता है कि कितने परत की होती है ये। तो 1 डिग्री जो है प्राथमिक है, उसकी सिर्फ एक लेयर होती है। ठीक है, लेकिन जो 2 डिग्री होती है वो 3 लेयर में होती है। ये इस तरीके से ये 3 लेयर में होती है। ये बीच में इसकी 3 लेयर देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच 3 लेयर होती है द्वितीयक परत की। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं जो द्वितीयक परत होती है उस पर पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इन सब का निक्षेपण होता है। हाँ, जो प्राथमिक होती है 1 डिग्री जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई निक्षेपण नहीं होता है। क्लियर? चले आगे आगे देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। हाँ, तो जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? निर्जीव आवरण होता है। ठीक है, मृत आवरण होता है, निर्जीव आवरण होता है, पारगम में देखने को मिलती है। दूसरा इसमें देखिए, अभी हमने बताया था 3 लेयर होती है मेनली, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें 3 डिग्री भी देखने को मिलता है। तो इसमें मूलतः 3 होती है, लेकिन 3 डिग्री को जोड़ते हैं तो इसमें 4 लेयर हो जाती है। ठीक है, तो मध्य पटलिका में किसका होता था? कैल्शियम और मैग्नीशियम का निक्षेपण होता है। प्राथमिक भित्ति में निक्षेपण नहीं होता, लेकिन ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। द्वितीयक भित्ति जो होती है सिलिका, टैनिन, गोंद, और तृतीयक भित्ति जीव द्रव्य का सूखा स्तर होता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के बीच में, फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है, इसके बीच में क्या होता है? छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। शैवाल, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट। शैवाल में भी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट केंद्रक पर स्थित दोहरी झिल्ली है, या लाइसोसोम पर स्थित एकल झिल्ली है, या फिर रसधानी पर स्थित दोहरी झिल्ली है, या फिर रसधानी पर स्थित एकल झिल्ली है। बताइए क्या होती है टोनोप्लास्ट? तो टोनोप्लास्ट क्या होती है? सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर करें। टोनोप्लास्ट जो होती है वो एक झिल्ली, जो प्लांट में हम वैक्यूल्स पढ़ते हैं, उस वैक्यूल के ऊपर क्या होती है? झिल्ली होती है, रसदानी पर झिल्ली होती है, और ये एकल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, एकल झिल्ली होती है। इसकी डिटेल देखते हैं, अभी देखिए। हाँ, तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में ये पार्ट होते हैं, सेल वॉल होती है, प्रोटोप्लास्ट होता है, और क्या होती है? वैक्यूल्स होती है। ठीक है, सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट और वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल क्या होता है? अभी हमने पढ़ी, सेल वॉल जो होती है सेल के सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अलावा जो बच गया उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट उसको बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर भी, पूरे इसमें सेल में भी वैक्यूल 90% भाग जो होता है वैक्यूल का होता है। ठीक है, कितना परसेंट? 90% पार्ट किसका होता है? वैक्यूल्स का होता है। ठीक है,
वैक्यूम प्रोटोप्लास्ट में क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, क्या आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म आ जाएगी इसमें। प्रोटोप्लाज्म में और जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग जो भी पढ़ते हैं अपन, वो सब प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगा। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है। वैक्यूल्स में एक तो टोनोप्लास्ट होगी और उसका रस होगा, रिक्तिका का रस होगा, द्रव जिसको बोलते हैं, लिक्विड पार्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होगी, बाहरी एकल लेयर होती है उसमें, ठीक है। क्लियर हो गया। टोनोप्लास्ट क्या होती है, वैक्यूल्स के सबसे बाहरी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों सम्मिलित होती है। प्रोटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्चिकाए, राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, सब जितने भी कोशिका द्रव्य पदार्थ है वो प्रोटोप्लाज्म में ही होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रक रहित कोशिका अंग कौन सा है, वो कोशिका अंग बताना है जिसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक किस में नहीं होता, तो ये क्लियर कर लेना, आरबीसी में किसी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, गोल्जिका में पाया जाता है, लेकिन चालनी नलिका कोशिका जो होती, चालनी नलिका कोशिका, उसमें भी क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। ठीक है। केंद्रक, अब इसके केंद्रक की थोड़ी डिटेल दे रखी है कि इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसमें क्रोमेटिन नामक संरचना पाई जाती है, केंद्रक में क्या पाई जाती है, क्रोमेटिन नामक संरचना पाई जाती है। और क्रोमेटिन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन किसको कहेंगे, जो हल्का अभिरंजित पार्ट होता है क्रोमेटिन का, जो हल्का अभिरंजित भाग होगा वो यूक्रोमेटिन, और जो गहरा अभिरंजित भाग होगा वो क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिन होगा। क्लियर। यूक्रोमेटिन सक्रिय होता है और हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय होता है। इसके अलावा केंद्रक में केंद्रिका भी देखने को मिलती है। केंद्रिका कैसी होती है, झिल्ली रहित होती है। कैसी होती है, झिल्ली रहित होती है। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने, फोंटाना नाम के व्यक्ति ने इनकी खोज की थी और बोमन ने इनका नाम दिया था। केंद्रिका जो होती है प्रोफेज और टीलोफेज अवस्था में ही देखने को मिलती है, बीच की अवस्थाओं में ये गायब हो जाती है। अभी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग होते हैं जिन पर झिल्ली नहीं होती, ठीक है। एकल झिल्ली वाले कौन से होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले कौन से होते हैं। तो कल के हमने सवाल में ये सवाल देख लिया था, किस प्रकार से इसका का सवाल पूछा जाता है। इसमें ये कौन से कोशिका अंग है जो दोहरी झिल्ली वाले हैं, कौन से कोशिका अंग जो एकल झिल्ली वाले हैं, या ऐसे कोशिका अंग जिन पर झिल्ली होती ही नहीं है, तो वो कोशिका अंग कौन कौन से होते हैं, देखिए इनकी डिटेल। सबसे पहले हम देखते हैं झिल्ली रहित कोशिका अंग में। तो झिल्ली रहित कोशिका अंग में ये आ जाएगा राइबोसोम, सेंट्रोसोम, काइनेटोसोम और केंद्रिका, ठीक है। ये झिल्ली रहित कोशिका अंग में आ जाएगा, इन पर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। दूसरा हम देखते हैं कि झिल्ली पाई भी जाती है तो कौन सी पाई जाएगी, एकल झिल्ली और दोहरी झिल्ली। एकल झिल्ली के कौन से हो जाएंगे, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोजिसोम और स्फीरोसोम। ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, एकल झिल्ली के। उसके बाद है दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली में कौन कौन से आ जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब हम अच्छे से याद कर ले, एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है कि दोहरी झिल्ली किसमें पाई जाती है, एकल झिल्ली किसमें पाई जाती है। वैसे अभी इसमें गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें अभी डाउट बना हुआ है। अभी जो अध्ययन हुआ है उसमें ये बताया गया है कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकल झिल्ली की है। झिल्ली तो पाई जाती है
लेकिन अब इसमें ये फिक्स नहीं हुआ है कि इसमें दोहरी झिल्ली होती है कि एकल झिल्ली होती है। तो अभी आप इसको एग्जाम में जिस हिसाब से ऑप्शन आते हैं उस हिसाब से इसको कर लेना। क्रोमेटिन में पाए जाने वाले घटक है, कौन कौन से घटक है जो क्रोमेटिन में पाए जाते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लो कि क्रोमेटिन में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। यदि यहाँ पे सवाल क्रोमेटिन ना देकर ये पूछते कि प्रोकैरियोटिक की क्रोमेटिन में क्या नहीं पाया जाता या क्या पाया जाता है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में ही पाई जाती है, ठीक है। हिस्टोन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, देखिए 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अगला सवाल देखते हैं, यदि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर गुणसूत्रों के मध्य से हटकर होता है तो उसको क्या कहेंगे? गुणसूत्र बिंदु यदि सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु जो है गुणसूत्रों के मध्य से हटकर होते हैं। हम गुणसूत्र की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये पूरा एक लंबा गुणसूत्र ले लिया, वैसे स्ट्रक्चर इसकी इस तरीके से होती है और इनके बीच में कहीं पर भी क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। तो वो बताना कि जो इनके बीच में सेंट्रोमियर होगा वो सेंट्रोमियर कहाँ होगा, ये चीज़ क्लियर करवाई है कि यदि ये सेंट्रोमियर यहाँ होगा तो इसको क्या कहेंगे, इस सिरे से थोड़ा हटकर होगा तो क्या कहेंगे, बिल्कुल मध्य में रहेगा तो क्या कहेंगे, और मध्य से थोड़ा हटकर रहेगा तो क्या कहेंगे। इस तरीके से इसमें सवाल आता है। तो अभी इसने हमसे क्या पूछा है, मध्य से थोड़ा हटकर पूछा है, मध्य से थोड़ा हटकर, तो मध्य का तो क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक, लेकिन मध्य से हटकर पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं, हाँ जी, टीलोसेंट्रिक की बात करते हैं पहले। टीलोसेंट्रिक क्या होता है, गुणसूत्र के सबसे किनारे पर, गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर यदि क्या हो, सेंट्रोमियर हो तो उसको क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। और किनारे से थोड़ा हटकर, किनारे से थोड़ा हटकर यदि सेंट्रोमियर हो तो उसको क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक बिल्कुल मिड में रहेगा और सब मेटासेंट्रिक मिड से थोड़ा दूर रहेगा। यहाँ बताया गया है कि एक्रोसेंट्रिक जो गुणसूत्र बिंदु के किनारे पर होता है, किनारे की बात चल रही है, बिल्कुल शीर्ष पर नहीं होता, शीर्ष से थोड़ा पीछे होता है, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक की बात करें तो बिल्कुल शीर्ष पर होता है। मेटासेंट्रिक बिल्कुल मध्य में, और मध्य से थोड़ा हटकर बात करें तो सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मीजोसोम से संबंधित नहीं है, तो इसको आप याद रख लेना। मीजोसोम्स में जो काम होते हैं वो, मीजोसोम से संबंधित जो काम है वो क्या है, मेनली श्वसन में तो ये काम आते, ये तो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ भी याद रख लेना कि जो मीजोसोम है वो डीएनए प्रतिकृतिकरण में भी काम आते हैं और कोशिका भित्ति के निर्माण में भी काम आते हैं, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण का इनका कोई काम नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका की बात की गई है, कौन सा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हम पढ़ते आए हैं हमेशा कि पादपों की ही विशेषता होती है, ठीक है।
चिकनी अंतःप्रद्रवी जाली का भी पढ़ते हैं, गोल्जी उपकरण भी पढ़ते हैं, लेकिन सेंट्रियोल जो है वो पादपों में नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन कुछ निम्न कोटि के पादप होते हैं उनमें देखने को मिलता है, लेकिन मेनली जो पादप होते हैं, उच्च पादप होते हैं, उनमें सेंट्रियोल नहीं मिलता है। सेंट्रियोल कहाँ मिलेगा? जंतु कोशिका में मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन के किस चरण से जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर की बात हुई है यहाँ पे। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलता है इसमें? तो अभी हम इसमें इसकी डिटेल देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसकी डिटेल देखते हैं कि इनकी अवस्था होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन और बीच में एक पैकेटीन अवस्था और होती है। पैकेटीन अवस्था और होती है, फिर डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये 5 अवस्था होती है। पांचों अवस्थाओं को क्रम से आपको याद करना पड़ेगा डिटेल से, इनका क्रम भी याद रखना पड़ेगा और इनका क्या काम है, इसमें कौन क्या प्रोसेस होती है, वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो लेप्टोटीन में याद रखना कि ये धीरे धीरे स्पष्ट होती है, इसको गुलदस्ता अवस्था बोलते हैं लेप्टोटीन को। जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल मिश्रण होता है, टेट्राड बनता है इसमें। सिनेप्सिस की क्रिया पूछे तो जाइगोटीन में होती है। पैकेटीन की अवस्था बात करें तो जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की बात पैकेटीन में ही होती है। डिप्लोटीन सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण का विघटन और काइस्मेटा, ये काइस्मेटा इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोटीन में काइस्मेटा का निर्माण होता है। डाइकाइनेसिस अवस्था में उपांतीय भवन की क्रिया होती है और काइस्मेटा का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ठीक है, उपांतीय भवन ये होगी। अब इसकी वापस से देखते हैं इसमें क्या पूछा था। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर तो किस अवस्था में हो जाएगा? पैकेटीन अवस्था में। प्याज की जड़ शीर्ष कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। तो सूत्री विभाजन की एस अवस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? सेल डिवीजन पढ़ते हैं। सेल डिवीजन में जो एस स्टेज होती है उसमें पूछा गया है कि यदि कोशिका में 16 गुणसूत्र है तो एस अवस्था यदि कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कितने गुणसूत्र बचेंगे? तो आपको हम बता दें एस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या वही रहती है, कोई बदलाव नहीं होता, सेम रहती है। लेकिन G2 प्रावस्था में दुगने हो जाते हैं, एस प्रावस्था में सेम रहते हैं। तो एस प्रावस्था में कितने रहेंगे? 16 गुणसूत्र ही रहेंगे, सेम रहेंगे। इसकी डिटेल देखते हैं। G1 अवस्था, G1S, G2 और G0 ये प्रावस्थाएं होती है। इसमें क्या होता है? G1 फेज में प्रोटीन RNA का निर्माण होता है, वृद्धि सक्रिय होती है, पूर्ण DNA संश्लेषण होता है। एस फेज में DNA की प्रतिकृति की मात्रा दुगनी हो जाती है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 फेज को पश्च DNA संश्लेषण कहते हैं क्योंकि DNA का संश्लेषण कहाँ होता है? एस फेज में, और एस अवस्था के बाद ही G2 अवस्था आती है, इसलिए इसको बोलते हैं पश्च DNA संश्लेषण अवस्था। प्रोटीन का निर्माण भी यहाँ देखने को मिलता है। G0 अवस्था, सेल उपापचयी रूप से सक्रिय परंतु विभाजित नहीं होती। यदि इसमें एक एम प्रावस्था और आती है, G1S, G2 के एम प्रावस्था आती है, यदि ये एम प्रावस्था नहीं हो तो हमें G0 प्रावस्था देखने को मिलती है। ये मैंने अभी इसका थोड़ा एक फोटोकॉपी का एक किया है, पता नहीं क्लियर दिखाई देगा या नहीं, आप इसको देख लेना, अच्छे से दिखाई दे तो। इसमें बताया गया है ये कि G1 अवस्था है, एस प्रावस्था है, G2 प्रावस्था है और फिर ये बाद में ये एम प्रावस्था है। यदि ये एम प्रावस्था नहीं होती तो यहाँ पर क्या जाता है? G0 प्रावस्था। तो ये बताया G1 की विशेषता बताई हुई है, ये यहाँ पे G1 की विशेषता बताई हुई है और यहाँ पर S की विशेषता है। ठीक है, और इस साइड में G2 की अवस्था विशेषता बताई गई है। यहाँ पर देखिए G2 में क्या हो रहा है
कि ये सभी क्या और पदार्थ दुगने हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एम प्रावस्था जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था है वो दिखाई गई है। जीवन में क्या है, जीवन प्रावस्था में 5 से 6 घंटे लगते हैं। एस प्रावस्था में 4 से 5 घंटे लगते हैं। G2 में भी 4 से 5 घंटे लगता है। लेकिन जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्था जो है, डिवीजन जो फेज है, उसमें सिर्फ 1 घंटा लगता है।